We have a very special guest over here, Dr. Gautam Sagarji, who is our special chief guest in today's program. We welcome you and we are honored to have you here on this stage. और गौतम जी तो क्या बताएं, तो गौतम का मतलब होता है द ब्राइट वन इन द डार्कनेस। तो वो आए हैं तो वैसे भी सूरज का किरण साथ ले ही कर आए हैं। तो अपने आप में बहुत ही माने की बेमिसाल व्यक्ति हैं। चेहरा से बहुत मासूम लग रहे हैं, लेकिन पूरे पृथ्वी पर छाए हुए हैं। अब तो मंगल ग्रह चंद्रमा कहाँ कहाँ छाएंगे। तो बहुत मेहनत किए हैं वो, और एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। तो इंजीनियर है, मैंने बाकायदा एक अनमोल रत्न है इंजीनियर। और ये क्या है कि आपको जर्मनी में तो रहते ही हैं हैनोवर, और चारों तरफ जर्मनी में इनका छाया हुआ है। और फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो है उसके संस्थापक तो हैं ही, और भारतीय समुदाय से रहते हुए ये काफी मने दूर तक फैले हुए हैं। इनकी किताब और कितना मैगजीन में जगह जगह इनकी मने की रचनाएं छपी हैं। और यूएसए, फ्रांस, बहुत देशों में इन्होंने विराजमान होकर मने कि वहां पर भी भारत और इस विश्व की प्रतिभा उन्होंने बढ़ाया है, और इंडियन एसोसिएशन में जगह जगह जुड़े हुए। तो इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर तो है ही, और सब भी इंजीनियरिंग के जो होते हैं चल पूजा सब इनके अंदर समाये हुए हैं। तो जो बोलिएगा इमीडिएटली जवाब मिलेगा। तो बहुचर्चित है। और इसके अलावा क्या है कि शुरुआत के दौरान में जर्मनी के भारतीय डायस्पोरा से जो जुड़े रहे, और काफी मदद मिलती है डायस्पोरा को ऐसे इंटेलिजेंट और रेडियंस ऑफ ब्रिलियंस इन एक्सीलेंस व्यक्ति से। तो जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, और वी आर प्राउड ऑफ हिम कि हम सबको एक तरह से गौरवान्वित कर रहे हैं। नमस्कार गौतम जी, और आप प्लीज आइए और हमें अपने वाणी से एक तरह से अनुमंत्रित आशीष प्रदान करते हुए जन्नत के द्वार की ओर ले जाइए। हम सबको मोक्ष प्राप्त होगा। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आपने बहुत कुछ कहा है। देखता हूँ मैं कहाँ तक आपकी इन बातों पर खरा उतर पाता हूँ, ये तो आज सारे लोग बताएंगे। पर सबसे पहले इस मंच से जुड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार और धनतेरस दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। सर्वप्रथम पीएल जी के इस प्रतिष्ठित मंच से जोड़ने के लिए मैं तैफूल अहमद जी, सिम्मी जी और विशेष रूप से शरद कुमार झा जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इस मंच पर आज कुछ परिचित चेहरे दिख रहे हैं और कुछ लोगों से पहली बार मिल रहा हूं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि मेरा साथ देते रहें और हौसला बढ़ाते रहें, ताकि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। शरद जी का आदेश हुआ है कि मैं कविता और शेर की यात्रा पर अपनी बात रखते हुए अपनी कविता तक पहुंचूं। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपनी बात रखनी शुरू करूं। जी इजाजत है? जी जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच, जरूर जी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। वैसे तो यह विषय बहुत बड़ा है जिसको कहते हैं कविता और शेर की यात्रा। कुछ मिनटों में बात करना मुश्किल है, और चूंकि मैं शोध से जुड़ा रहता हूँ, हर वक्त इच्छा रहती है कुछ नया कर पाऊं, कुछ श्रोता को नया सुना पाऊं। तो देखता हूं मैं आज कहाँ तक कितना सफल हो पाता हूँ। तो शुरू करता हूँ कि कहीं पर यह विमर्श है कि संस्कृत में लिखे मंत्रों को क्या हम कविता या दोहे का रूप में देख सकते हैं। तो ये बड़ी जटिल भरी बातें हैं। तो मैं इससे अपने आप को दरकिनार करते हुए मैं आधुनिक हिंदी कविता पर सीधा आता हूं। ऐसे माना जाता है कि कविता में तुकांत परंपरा की शुरुआत सन 690 ईस्वी के आसपास सिद्ध सरहपा ने की थी, जिसे आधुनिक कविता का प्रारंभिक रूप भी माना जा सकता है। और माना जाता है कि तकरीबन 1000 साल से भी पहले गजल का जन्म ईरान में हुआ, और वहां की फारसी भाषा में इसे लिखा गया, पढ़ा गया, कहा गया। यह भी माना जाता है कि कसीदे से निकली हैं ये। कसीदे राजाओं के तारीफ में कहे जाते थे। शायर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए शासकों की झूठी तारीफ करते थे। लगता है आज परंपरा अभी भी चल रही है, तो लोगों पे डिपेंड करता है क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये परंपरा आज भी चालू है। कुछ लोग कबीर को अपना पहला गजलकार मानते हैं हिंदी का, पर हिंदी के गजलों को स्थापित करने में दुष्यंत कुमार जी का योगदान को हर कोई महत्वपूर्ण मानता है, तो उससे हम इसे खारिज नहीं कर सकते। पर मैं इन जटिलताओं में ना आगे जाते हुए विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते न्यूटन और लाइबनिज के समय से शुरू करना चाहूंगा।
ये दोनों ही बड़े समकालीन व्यक्ति रहे हैं, कहे महापुरुष रहे हैं। जहां न्यूटन इंग्लैंड में, तो लाइबनिज हैनोवर जर्मनी से, जहां मैं आज निवास कर रहा हूं। पर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वैज्ञानिक रहे हैं, इस मंच पे मैं उनको क्यों बुला रहा हूं। हमने बचपन में न्यूटन के सिद्धांत पढ़े, लाइबनिज का इंटीग्रेशन सिंबल यूज किया गणित में, तो कवि और मुशायरे में इनका क्या काम। पर मेरा मानना है कि कविता और विज्ञान सब दर्शन के ही हिस्से हैं। एक समय ऐसा था जब आधुनिक ज्ञान इतना ही था कि किसी एक इंसान को लगभग सब पता होता था, और तब हम न्यूटन, लाइबनिज को दार्शनिक के रूप में भी देखते हैं उस दौर में। और ऐसे दौर का अंत न्यूटन और लाइबनिज के साथ ही माना जाता है। समय समय के साथ आधुनिक ज्ञान बढ़ता गया और हर विधा को अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत पड़ती गई। पर एक चीज बड़ी मजेदार है कि न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको कि हम प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता हुआ नियम है, कहता है कि प्रत्येक पिंड या वस्तु अपनी विराम अवस्था से या एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाता है। तो कविता और शेर में जो लगातार परिवर्तन आए हैं वह भी यही बतलाता है। अनेक बुद्धिजीवियों ने और भाषाओं ने अपना या योगदान देकर इसे जड़त्व से दूर रखा है, और उसकी यात्रा करते करते हम आज यहां तक पहुंचे हैं। और जब लाइबनिज की बात करें गणित में, तो उनका कहना था कि छोटे छोटे चीजों को जोड़कर हम पूरी चीजों को समझते हैं, इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि शब्दों को जोड़कर हम अपने भाव को कविता और शेर में कह पाते हैं। जब कुछ नया कह पाए या नए तरीके से कह पाए, तो फिर तो और भी बेहद खुशी की बात है, एकदम जबरदस्त बात हो जाती है। आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि सन 1850 से 1900 तक की कविताओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने ब्रज भाषा से खड़ी बोली की ओर हिंदी कविता को ले जाने का प्रयास किया, और उसके बाद द्विवेदी युग में खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया। तो देखिए कैसे हम जड़ता से बचते रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। और फिर एक दौर आया जिसमें कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की एक बाढ़ सी आ गई। यह यूरोप के रोमांटिज्म से प्रभावित थी, और इससे कुछ और नहीं हम छायावादी युग के नाम से जाने। पर एक वक्त था जब पंत, निराला, वर्मा प्रसाद जैसे लोगों की भरी आलोचना हुई, क्योंकि वो छायावादी कवि थे, उन्होंने सारे बंधन को तोड़ दिया था। पर आज यह निर्विवादित तथ्य है कि आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां इसी समय के कवियों द्वारा की गई है। और छायावादी कविता की समस्या रह गई कि वो बुद्धिजीवियों के मध्य ही रहा, जन जन की वाणी नहीं बन सकी। और हिंदी साहित्य में फिर प्रगतिवादी युग का जन्म हुआ, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कविताओं की जो भूमिका रही है, इसके ऊपर तो शायद पता नहीं कितने घंटे हम लोग बातें कर सकते हैं, वो तो अभूतपूर्व है। तो कविता बढ़ते हुए लोगों को जोड़ती रही। आज की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि मेरे जैसे को भी कविता लेखन में हाथ आजमाने का मौका मिल रहा है। अगर गायकी में जो लोग होते हैं बाथरूम सिंगर, उसी तरह मैं अपने आप को कविता में समझ लीजिए कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, उसी लेवल तक मैं अपने आप को मानता हूँ। और देखिए अब आप लोग को क्या समझ में आएगा, हमारी कविता से आगे देखते हैं। पर मेरा मानना है कि जन जन तक कविता और शेर का पहुंचना शायद ज्यादा जरूरी है वनिस्पत, शुद्ध हिंदी और उर्दू के क्लिष्ट शब्दों का होना। जैसे हिंदी शब्द हिंदी नहीं है, तो इन बातों में फंसना उचित नहीं है। यह सब कवि और शायर पे छोड़ देना चाहिए कि उसे क्या सही उचित लगता है, कब कहाँ वो इस्तेमाल करता है। शुद्धता के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि न्यूटन का तीसरा सिद्धांत यहाँ भी काम करने लगे और प्रतिक्रिया में कविता, शेर और भाषा के विकास को विराम लग जाए। वैसे आधुनिक हिंदी व्याकरण ने तो शब्दों को कम से कम 4 रूपों में बांट ही रखा है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो वहां से तो हमें आजादी मिली हुई है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर कविता और शेर का एक युग लिखा जाएगा, शायद उसका नाम होगा कोरोना काल या उत्तर कोरोना काल, जिसमें कि हम जैसे लोग आ गए बाजार में, और लोग तब समीक्षा करके बताएंगे कि हम लोगों ने आगे बढ़ाया इस सभ्यता को या बेड़ा गर्क किया। लेकिन इतना तो पक्का है कि जब भी इस पे विमर्श लिखा जाएगा, जूम, यूट्यूब और फेसबुक पर भी चर्चा होगी। शेर और गजल की दुनिया में मिर्जा गालिब साहब और साहिर लुधियानवी का क्या कहना। पर अगर बात शेर और गजल को जन जन तक पहुंचाने की हो और शब्दों की जड़ता से बचने की हो, तो मेरे जहन में सबसे पहले बशीर बद्र आते हैं। उनके प्रतीक कुर्सी, टेबल, पुल ओवर जैसे रहे हैं। रोजमर्रे की बोलचाल की भाषा, लोगों से जोड़ने वाली भाषा।
मैं अपनी पसंदीदा उनके कुछ शेर पढ़ना चाहूंगा जो किसी व्याख्यान की मोहताज नहीं, इतनी सरल और नवीन की क्या कहने, जैसे मानो आज भी भाप निकल रहा हो। सुनिएगा, बड़ा फेमस शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कितना सरल। और अब अगला शेर सुनिएगा, वह जाफरानी पुल ओवर, वह जाफरानी पुल ओवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। अब पुल ओवर अंग्रेजी का शब्द, कितने मजे में उन्होंने जाफरानी शब्द के साथ घोल मिल के इतना मजेदार बना दिया कि मतलब क्या ही कहा जाए। पर अब एक अगला शेर देखिए, मकान से क्या मुझे लेना, मकान से क्या मुझे लेना, मकान तुमको मुबारक हो, मगर ये घास पाली रेशमी कालीन मेरा है। तो जैसे वो शब्दों के साथ खेलते हैं ना, मुझे लगता है काश आज वो एक सेल्फी शब्द को इस्तेमाल करके शेर पढ़ते और हम उसको सुन पाते। मेरी तो बड़ी दिली तमन्ना है कि ऐसा कुछ होता। पर सबसे अच्छी बात है कि पीएलजी मंच मुझे ऐसा लगता है कि जहां भाषा और शब्दों की जड़ता से खुद को दूर रखता है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मेरी तो बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़े और कविता के इतिहास को एक नया आयाम दे। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि अब मैं अपने अगले पड़ाव पर आऊंगा और आपको अपनी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। पर उसके पहले एक अपने बचपन की याद की एक रचना सुनाता हूं जो मैंने करीब क्लास 8 में की थी। तो मेरी यात्रा भी देख लीजिए कि मैं कहां से कहां पहुंचा हूं। अगर बुरा भी लगे तो अब क्या करेंगे, अब तो सुनना ही पड़ेगा, आप आ गए हैं मंच पे तो। पर संभालिएगा मुझे। 8वीं क्लास की लिखी हुई एक शेर है, अगर दीदार तेरा पा गया होता, अगर दीदार तेरा पा गया होता, चांद भी शर्मा जाता, चांद भी शर्मा जाता, अगर दीदार तेरा पा गया होता, अगर गुजर जाती पास कमल के, वह भी महक पा गया होता। तो इसके साथ मैं अब सीधे सीधे कविता पे आता हूं, जिस कविता का शीर्षक है कहां से चले थे कहां आ गए। तो आज तो हम भारत को इंडिया कहते हैं, पर एक समय था कि भारत को जब हम बताते थे तो ऐसा लगता था जैसे मानो एक पूरा हम एड्रेस बता रहे हैं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष से आर्यावर्त तक जैसे। तो वहां से यहाँ के सफर को मैंने अपनी कविता में देखने की कोशिश की है, सुनिएगा। बहुत सुंदर। कहां से चले थे कहां आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से चले थे कहां आ गए, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष से आर्यावर्तक देशे से इंडिया बन गए। महाराणा के होते हुए भी गुलामी की चक्की में पिस गए, सोने की चिड़िया कहलाते कहलाते तीसरी दुनिया के देश बन गए। एक समय था जब महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हमें गुलामी में ना ढकेला जाए, पर चले ही गए। और अब देखिए क्या स्थिति है हमारी। तो हम इसको कहते हैं कि गुलामी की चक्की में पिस गए, सोने की चिड़िया कहलाते कहलाते तीसरी दुनिया के देश बन गए। अतिथि देवो भव गाते हुए भरत पुत्र ही अतिथि बन गए। जब हम सोने की चिड़िया थे, पूरी दुनिया से लोग व्यापार करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए भारत आते थे। और मैं अब खुद को देखता हूं कि अब मैं यूरोप में एक अतिथि के रूप में रह रहा हूं। तो ये समय का परिवर्तन है, चक्र है। तो इसी को मैं कहता हूं कि कहां से चले थे कहां आ गए, आर्यावर्त से इंडिया बन गए। वेदों के ज्ञान को संभाल ना पाए। मैं थोड़ा सा वेदों के ज्ञान को लेके आऊंगा अपनी कविता में। वेदों के ज्ञान को संभाल ना पाए, पाई के मान का सम्मान ग्रीक ले पाए। हम भूगोल भूगोल पुकारते रहे, पर धरती गोल एरिस्टोटल ने सिखलाए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे में वेदों में लिखा गया है कि भाई पाई का मान 3.14 नहीं, बड़े बड़े कई अंकों तक दिया गया है, जो कि हमने अपने गणित में बचपन में सीखा और हमेशा भूगोल भूगोल बचपन में करते रहे। पर एक समय था जब धरती चपटी है ऐसी पूरी दुनिया मानती थी, पर हमें पता था, तभी तो हम भूगोल लिखते थे, भूगोल बोलते थे। पर समय ऐसा रहा कि हमें एरिस्टोटल साहब से सीखना पड़ा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, बात आगे भी जाती है। हम भूगोल भूगोल पुकारते रहे, पर धरती गोल एरिस्टोटल ने सिखलाए। पृथ्वी को जगत है गति जिसमें बुलाते रहे। पृथ्वी को संस्कृत में जगत कहते हैं, जिसका मतलब ही है इसमें गति हो। तो पृथ्वी को जगत है गति जिसमें बुलाते रहे, पर धरती घूमती है कोपरनिकस से सीख पाए। मंदिरों में नवग्रह को पूजते रहे, पर 9 ग्रहों का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से पाते रहे। मंदिरों में नवग्रह को पूजते रहे, पर 9 ग्रहों का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से पाते रहे। नवग्रहों में सूरज को सदा केंद्र में रखा, फिर भी कोपरनिकस से कहे दुनिया जान पाए।
तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी सरल थी कि हम इतना आसान समझ के मान बैठे थे कि शायद उसको हमने फिर से री इन्वेंट करने की कोशिश नहीं की, और उसका नतीजा रहा कि हमें वापस से यूरोपियन लोगों से सीखना पड़ा। तो वही है कि नवग्रहों में सूरज को सदा केंद्र में रखते रहे, फिर भी कोपरनिकस के कहे दुनिया जान पाए। सूर्य मल्लिका की समझ संस्कृत में दब गए, सौर मंडल बताकर कोपरनिकस चमक गए। अथर्ववेद में चंद्रमधि कृष्णम बतलाए। अथर्ववेद में हमें बताया गया था कि चांद की मिट्टी काली है, पर हम कब जाने, जब अपोलो से मिट्टी लेके आए। तो उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है कि अथर्ववेद में चंद्रमधि कृष्णम बतलाए, लेकिन अपोलो 11 लाए मिट्टी को देख काला जान पाए। जस्ता बनाने की विधि हमने सिखलाए। जस्ता बनाने की बड़ी साइंटिफिक विधि है, इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ भारत को पता था, जब तक कि भारत से हम कहीं और किसी और तरीके से नहीं पहुंच गया, जैसे कि यूरोप। तो जस्ता बनाने की विधि हमने सिखलाए, जंग रोधक लोहा बनाना की विधि हमने गंवाए। खुद को खुद ही छोटा बनाते गए, कहां से चले थे और कहां आ गए। तो मेरी कविता यहीं खत्म होती है, और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत आभार। एक बार फिर से पीएलजी के इस मंच को, तैफूल अहमद जी को, सिमी जी को, और विशेष रूप से शरद कुमार झा जी को धन्यवाद।